कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रखा है। 180 से ज्यादा देशों में कोरोना अपनी मौजूदगी का एहसास करा चुका है। कोरोना ने करीब 100 साल पहले की उस बीमारी का जिक्र फिर से छेड़ दिया जिसके सबक दुनिया ने भुला दिए। 1918 से 1920 यानी 2 साल तक स्पेनिश फ्लू ने दुनिया में ऐसी तबाही मचाई कि करीब 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। हैरत की बात तो यह है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 1924 के एडिशन तक में 20वीं सदी की इस खतरनाक बीमारी का जिक्र तक नहीं था। इस बीमारी का जिक्र हुआ 1968 में और अब कोविड-19 ने इस बीमारी के बारे में जानने की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। बताया जाता है कि स्पेनिश फ्लू ने दुनिया की 1/3 आबादी को संक्रमित कर दिया था। स्पेनिश फ्लू को मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स यूं ही नहीं कहा गया। इससे महज 2 साल के अंदर करीब 2 से 5 करोड़ लोगों की जान गई। उस वक्त दुनिया की आबादी 1.8 अरब थी और इसमें भी 1/3 आबादी संक्रमण की चपेट में आ गई थी। पहले विश्व युद्ध में जितने लोगों की मौत हुई उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु स्पेनिश फ्लू के दौरान हो गई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि महामारी गुजरने के बाद कैसे दुनिया की शक्ल बदल गई। आज के वक्त के मुकाबले उस दौर में दवाएं और साइंस दोनों ही बेहद सीमित थे। डॉक्टरों को यह तो पता चल गया था कि स्पेनिश फ्लू के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उन्हें यह भी पता था कि यह बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकती है, लेकिन तब वे मान रहे थे कि इस बीमारी की वजह वायरस न होकर एक बैक्टीरिया है। स्पेनिश फ्लू ने इस तरह से हमला किया जैसा इससे पहले किसी भी महामारी में नहीं देखा गया था। मसलन इससे पहले 1889-90 में फैली महामारी से 10 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे, लेकिन इसका दायरा स्पेनिश फ्लू जैसा नहीं था। स्पेनिश फ्लू में मरने वालों में ज्यादातर 20 से 40 साल के युवा थे। साथ ही पुरुषों पर इसका ज्यादा असर हुआ। इसकी वजह मानी गई कि यह बीमारी पश्चिम मोर्चे के आर्मी कैंपों से शुरू हुई और पहले विश्व युद्ध से वापस लौटते सैनिकों के साथ यह फैलती चली गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर फ्रैंक बैरो ने 2020 की अपनी एक स्टडी में अनुमान लगाया है कि अमेरिकी आबादी का करीब 0.5% हिस्सा इस बीमारी से उस वक्त मरा था। यह तादाद करीब 5,50,000 बैठती है। दूसरी तरफ भारत में स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की तादाद आबादी की 5.2% यानी 1.7 करोड़ थी। उस दौरान इलाज भी सीमित था। मिसाल के तौर पर दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज 1928 में जाकर हुई थी। वहीं पहली फ्लू वैक्सीन 1940 में लोगों के लिए उपलब्ध हो सकी थी। पैंडेमिक 1918 किताब की लेखिका कैथरीन आर्नल्ड कहती हैं कि पहले विश्व युद्ध और स्पेनिश फ्लू में एक आर्थिक त्रासदी पैदा हो गई थी। इस किताब में उन्होंने स्पेनिश फ्लू का जिक्र करते हुए लिखा है कि कई देशों में घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने वाला, खेती करने वाला, कारोबार करने वाला कोई युवा व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। शादी और बच्चे पैदा कर मरे हुए लोगों की भरपाई करने तक के लिए युवा नहीं बचे थे। ऐसे लाखों युवा खत्म हो गए थे। अर्नोल्ड के मुताबिक योग्य लोगों के अभाव में अकेली बची औरतों की समस्या पैदा हो गई थी। लाखों महिलाओं के पास कोई पार्टनर नहीं था। हालांकि स्पेनिश फ्लू महामारी से कोई बड़ा सामाजिक बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले आए 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ के नाम से आए प्लेग के चलते सामंतवाद का खात्मा हो गया था और इससे एक बड़ा सामाजिक बदलाव देखने को मिला था। लेकिन स्पेनिश फ्लू से कई देशों में लिंग संतुलन बिगड़ गया। यूएस में मजदूरों की कमी ने महिलाओं को काम करने के लिए मजबूर किया। फ्लू और पहले विश्व युद्ध के चलते श्रमिकों का संकट पैदा हो गया। इसके चलते महिलाओं के लिए काम करने के रास्ते खुल गए। 1920 तक देश के सभी कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 21% तक पहुंच गई थी। उसके बाद ही अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। मजदूरों की कमी होने से वर्कर्स की तनख्वाह में बढ़ोतरी का फायदा मिला। 1915 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तनख्वाह 21 सेंट प्रति घंटा थी, जो 1920 में बढ़कर 56 सेंट प्रति घंटा हो गई। 1918 तक भारत को ब्रिटेन की कॉलोनी बने तकरीबन 1 सदी बीत चुकी थी। भारत में स्पेनिश फ्लू उसी साल मई में आया। भारत में इसकी चोट ब्रिटिश नागरिकों से ज्यादा भारतीय आबादी पर पड़ी।
आंकड़े बताते हैं कि भारत में मृत्यु दर हर 1000 लोगों पर 61.6 के स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि यूरोप में यह प्रति 1000 9 से भी कम थी। महामारी के चलते हुए नुकसान ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में बढ़त लाने को प्रेरित किया। खासतौर पर इसके जरिए सोशलाइज्ड मेडिसिन का विकास हुआ। 1920 में रूस ऐसा पहला देश बन गया जहां पर पूरी तरह से सार्वजनिक और केंद्रीकृत स्वास्थ्य सिस्टम तैयार हो चुका था। दूसरे देश भी इस दिशा में बढ़ चले। स्पेनिश फ्लू ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के सबक की शुरुआत की। सितंबर 1918 में अमेरिकी शहर वॉर बॉन्ड्स को प्रमोट करने के लिए परेड आयोजित कर रहे थे। इन बॉन्ड्स की बिक्री से पहले से चल रहे युद्ध के लिए पैसा जुटाया जा रहा था। जब स्पेनिश फ्लू के मामले आना शुरू हुए तो इनमें 2 शहरों ने बिल्कुल अलग तरीके अपनाए। फिलाडेल्फिया ने जहां अपनी योजनाएं जारी रखी, वहीं सेंट लुइस ने ये इवेंट कैंसिल कर दिए। 1 महीने बाद फिलाडेल्फिया में इस बीमारी से 10,000 लोग मर चुके थे। दूसरी ओर सेंट लुइस में मरने वालों का आंकड़ा 700 से भी कम था। इतने बड़े अंतर से ही पता चला कि महामारी को रोकने की रणनीति में सामाजिक दूरी किस तरह से कारगर साबित हो सकती है। 1918 के दौरान कई अमेरिकी शहरों में किए गए उपायों के एक विश्लेषण से पता चलता है कि जिन शहरों ने लोगों के इकट्ठे होने, थिएटर खोलने, स्कूलों और चर्चों के खुलने पर रोक लगा दी थी, वहां मौत का आंकड़ा काफी कम था। साथ ही अमेरिकी इकोनॉमिस्ट की एक टीम ने 1918 में लॉकडाउन के उपायों पर भी अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जिन शहरों ने ये सख्त उपाय किए थे, वहां महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज रही।